नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए नजर डाल लेते हैं 5 अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबर पर। पहली खबर पाकिस्तान से है। इमरान खान पहले से ही जेल में अपनों की शक्ल देखने को तरस रहे हैं। वहीं अब उनकी बहनों को पाकिस्तान में आतंकवादी घोषित करने की कोशिश चल रही है। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की 3 बहनों और समर्थकों पर एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने अदियाला जेल के बाहर धरना प्रदर्शन के मामले में यह कदम उठाया है। दरअसल आपको बता दें कि इमरान खान की 3 बहनों अलीमा खान, उज़्मा खान और नूरीन खान नियाजी के अलावा कई पीटीआई नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भी एक्शन लिया गया है। इमरान खान को एक बार फिर से सबसे दूर रखने के लिए परिवार को जेल में घुसने से मना कर दिया गया है, जिसकी वजह से समर्थकों के साथ उनकी बहनें अदियाला जेल के बाहर धरने पर बैठी हैं। उन्हें हटाने के लिए पहले जोर जबरदस्ती किया गया, लेकिन अब इमरान खान की बहनों के खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस केस में पीटीआई महासचिव सलमान अकरम राजा, नईम पंजोथा, कासिम खान, आलिया हमजा, राजा नसीर अब्बास समेत कई अन्य पीटीआई नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी फंसाए गए हैं। बताया ये जा रहा है कि धरने पर करीब 400 लोग बैठे थे, जिन्हें तितर बितर करने की कोशिश अभी चल रही है। पाकिस्तान में 400 संदिग्धों, जिसमें से 35 के खिलाफ आतंकवाद निरोधक अधिनियम 1997 ATA और पाकिस्तान दंड संहिता PPC की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें पेट्रोल बम के इस्तेमाल और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के उल्लंघन के आरोप शामिल हैं। आपको बता दें कि इससे पहले इमरान खान के समर्थकों पर बल प्रयोग किया गया था। दावा किया जा रहा था कि अदियाला जेल के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर ठंड भरी रात में बार बार हाई प्रेशर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, जिसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बुधवार को शांतिपूर्ण सभा के अधिकार का खुला उल्लंघन बताया है और इस दौरान पानी में केमिकल डाले जाने का भी आरोप लगाया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल पर किरकिरी हो रही है। दूसरी खबर, जहां पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर फिलहाल सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा योजना को लेकर पाकिस्तान पर दबाव बढ़ रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि गाजा में तैनात होने वाले स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए पाकिस्तान अपने सैनिक भेजे। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के भीतर भारी विरोध हो सकता है। कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर ट्रंप से मिलने जल्द ही वाशिंगटन जा सकते हैं। ये 6 महीने में ये उनकी तीसरी मुलाकात होगी। मुलाकात में ट्रंप के गाजा पीस प्लान पर चर्चा हो सकती है और इस योजना के तहत मुस्लिम देशों की एक ज्वाइंट फोर्स बनाई जानी है, जो गाजा में युद्ध के बाद पुनर्निर्माण और आर्थिक सुधार की निगरानी करेगी। हालांकि कई देश इस योजना से दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि इसमें हमास को निरस्त करने की जिम्मेदारी भी मिल सकती है और इससे उन देशों के सीधे संघर्ष में फंसने का खतरा है। आसिम मुनीर ने ट्रंप के साथ करीबी संबंध बनाए हैं ताकि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर सके। जून में ट्रंप ने उनके व्हाइट हाउस में लंच पर उन्हें बुलाया था। पहली बार था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख को अकेले बुलाया हो। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर पाकिस्तान गाजा फोर्स में शामिल नहीं होता है तो ट्रंप नाराज हो सकते हैं और यह नाराजगी पाकिस्तान के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका से निवेश और सुरक्षा सहायता चाहता है। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। पाकिस्तान भारत के साथ 3 युद्ध लड़ चुका है और मई में दोनों के बीच सैन्य टकराव भी हुआ। इसके अलावा वो अफगानिस्तान के साथ भी संघर्ष में शामिल रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट आयशा सिद्दीकी का कहना है कि इतनी बड़ी सैन्य ताकत होने के कारण आसिम मुनीर पर अपनी क्षमता दिखाने का दबाव है। और तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग में चल रहे बड़े कंस्ट्रक्शन को लेकर दुनिया भर में चर्चा तेज हो गई है। आधिकारिक तौर पर इसे एक विशाल और आधुनिक बॉलरूम बताया जा रहा है। हालांकि इससे जुड़े बयान, कोर्ट के दस्तावेज और मीडिया रिपोर्ट्स इशारा कर रहा है कि इसके पीछे बड़ा मकसद हो सकता है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप दुनिया का सबसे सुरक्षित बंकर बनवा रहे हैं। इस मामले में 3 संकेत सामने आए हैं जो इस शक को और भी ज्यादा मजबूत करते हैं। व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ
सूसी विल्स ने बॉलरूम प्रोजेक्ट को लेकर कहा है कि यह फैसला बिल्कुल सही है। उन्होंने बताया है कि अभी इस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। सूसी विल्स ने कहा है कि जब लोगों को इसकी तस्वीर पूरी तरह से साझा की जाएगी तब वो भी मानेंगे कि ये फैसला जरूरी था। सूसी ने यह भी कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप बिना किसी ठोस वजह के इतने बड़े फैसले नहीं लेते हैं। सूसी के बयान से यह साफ होता है कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक बॉलरूम तक सीमित नहीं है, इसके पीछे कुछ और अहम वजह हैं जिसका सीधा संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा से हो सकता है। दूसरा बड़ा संकेत ट्रंप प्रशासन की कोर्ट फाइलिंग से मिला है। व्हाइट हाउस में बॉलरूम के निर्माण को रोकने के लिए एक संस्था ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसके जवाब में ट्रंप सरकार ने कहा कि यह निर्माण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है और इसे रोका नहीं जा सकता है। सरकार ने बताया है कि यूएस सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए ईस्ट विंग वाली जगह पर और काम जरूरी है। प्रशासन ने कोर्ट से कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो जज को बंद कमरे में गोपनीय जानकारी भी दी जा सकती है। कोर्ट दस्तावेजों में यह भी बताया गया है कि जमीन के नीचे का काम लगातार चल रहा है और जनवरी से नींव का काम शुरू होगा। ऊपर का निर्माण अप्रैल 2026 से पहले शुरू नहीं होगा। इससे साफ होता है कि अंडरग्राउंड लेवल पर बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। और चौथी बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 दिसंबर को इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा के ऐतिहासिक दौरे पर पहुंचे। ये पिछले 15 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। इस दौरे को भारत अफ्रीका संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ माना गया है, क्योंकि इथियोपिया को कूटनीतिक का केंद्र मानते हैं और अब वो इस दौरे का ये आखिरी दिन ओमान पहुंच चुके हैं। और आपको जानकारी दे दें कि इस दौरे का हाईलाइट मुक्त व्यापार समझौता, टेक्सटाइल और साथ ही साथ ऑटोमोबाइल और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में व्यापार में निवेश और रक्षा सहयोग रहेगा। ओमान अपनी वायुसेना के जैगुआर फाइटर जेट्स के स्पेयर पार्ट्स भारत को देने पर भी चर्चा कर सकता है। आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इथियोपिया के प्रधानमंत्री के बीच हुई उच्च स्तरीय बातचीत में दोनों देशों ने अपने रिश्तों को औपचारिक रूप से रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया से बेहद गर्मजोशी और व्यक्तिगत अंदाज में उनका स्वागत किया गया और विदाई उनको मिली है वहां से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर खूब सम्मान मिला है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री अबी अहमद अली खुद उन्हें एयरपोर्ट पर लेने पहुंचे और खुद गाड़ी चलाकर होटल तक छोड़ने गए हैं। जब वो लौटने लगे तो एक बार फिर इथियोपिया पीएम ने ड्राइविंग सीट संभाली और उन्हें प्लेन तक छोड़ने आए हैं। दोनों देशों का सहयोग सिर्फ विकास परियोजनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सुरक्षा, तकनीक, व्यापार और आर्थिक मजबूती जैसे अहम क्षेत्रों में भी गहरा होगा। इस साझेदारी का समय बेहद अहम माना जा रहा है। इथियोपिया न सिर्फ अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है, बल्कि अब ब्रिक्स समूह का सदस्य भी बन चुका है। और इस दौरे के जरिए भारत ने खुद को ग्लोबल साउथ के भरोसेमंद साझेदार और संकट के समय पहले मददगार के रूप में मजबूत किया है। भारत की नीति यहां किसी मदद देने वाले देश की नहीं, बल्कि बराबरी और साझा मूल्यों पर आधारित साझेदारी की रही है। इथियोपिया के साथ मजबूत रिश्ते भारत को हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त भी देता है, जो रेड सी और समुद्री व्यापार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। यूरोपीय देश डेनमार्क अब स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में बुर्का, नकाब और चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि डेनमार्क में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर पहले ही रोक है और अब इसे स्कूलों और यूनिवर्सिटी में भी लागू करने की तैयारी चल रही है। देश के इमिग्रेशन और इंटीग्रेशन मंत्री रासमस स्टॉकलुंड ने ये बयान में कहा है कि बुर्का, नकाब या ऐसे कपड़े जो लोगों के चेहरे छिपाते हैं, उनकी डेनमार्क के क्लासरूम में कोई जगह नहीं है। दरअसल समाचार एजेंसी AFP ने स्टॉकलुंड के हवाले से कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर पहले से ही चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध है और यह निश्चित रूप से शैक्षणिक संस्थानों पर भी लागू होना चाहिए। डेनमार्क प्रशासन ने अगस्त 2018 में सार्वजनिक जगहों पर पूरे चेहरे को ढकने वाले कपड़ों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी थी, जिसमें बुर्का और नकाब जैसे इस्लामिक परिधान भी शामिल थे। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया गया था
और अब इसे आगे बढ़ाने की योजना है। रिपोर्ट के अनुसार पूरे चेहरे को ढकने वाले नकाब को बढ़ाने वाला बिल फरवरी 2026 में डेनमार्क की संसद में पेश किया जाएगा। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने जून में कहा था कि वो चेहरे को ढकने पर लगे प्रतिबंध को शैक्षणिक संस्थानों तक बढ़ाना चाहती हैं। इसके साथ ही शैक्षणिक जगहों से प्रार्थना कक्ष को भी हटाने की बात कही गई। आपको जानकारी दे दें कि देश में पूरे चेहरे ढकने वाले नकाब पर सीमित प्रतिबंध लगाना उनकी सरकार की गलती थी, ऐसा कहा गया। साथ ही एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि फेडरिक्सन ने पहले कहा था कि कानून में कुछ कमियां हैं जो डेनमार्क के शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम सामाजिक नियंत्रण और महिलाओं के उत्पीड़न की इजाजत देती है। आपको आस्थावान होने और अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र पहले आता है। चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध के समर्थकों का कहना है कि ये नियम अप्रवासी पृष्ठभूमि के मुसलमानों को ईसाई बहुल डेनिश समाज में बेहतर तरीके से घुलने मिलने में मदद करता है। हाल ही में एक और यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों में हेडस्कार्फ पर बैन लगाने वाला कानून अपनाया था, जिसे देश की संसद ने 11 दिसंबर को पास किया था।